हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स पीवाईक्यूज एमएचटी सीटी 2022 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक के। ओके, यहाँ पे आपको इंडेक्स दिख रहा होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज फ्रॉम एमएचटी सीटी 2022। ओके, यहाँ पे टोटल 11 शिफ्ट के 28 क्वेश्चंस है, मतलब पर शिफ्ट 2 to 3 क्वेश्चंस। ओके, वेटेज के हिसाब से मैथमेटिकल लॉजिक का सीटी में 4 to 6 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि मिनिमम 4 मार्क्स का वेटेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, P and Q are two logical statements. Okay, P and Q are two logical statement. If R statement is, okay, R statement क्या है? P implies not P or Q. ये R statement है। Has truth value false. Okay, R की truth value जो है ना वो false है, यानी कि P implies not P और Q की truth value false है, right ना? Yes. देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली, मतलब इस पूरे स्टेटमेंट की अगर ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? देखो, P इंप्लाइज नॉट P और Q, ये फॉल्स है। ओके, इम्प्लीकेशन तब फॉल्स होता है जब इम्प्लीकेशन के लेफ्ट साइड का स्टेटमेंट ट्रू एंड राइट साइड का स्टेटमेंट फॉल्स होता है, राइट ना? यस, इसका मतलब P ट्रू है, यहां से डायरेक्टली पता चल गया कि P ट्रू है। एंड नॉट P और Q ये फॉल्स है। ओके, नॉट P और Q फॉल्स है। अच्छा, बीच में और है, और तब फॉल्स होता है जब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। इसका मतलब नॉट P फॉल्स एंड Q फॉल्स। अच्छा, यहां से ये भी पता चल गया है कि Q फॉल्स है और नॉट P फॉल्स यानी कि P ट्रू। अच्छा, P ट्रू तो हम पहले ही देख चुके, यहां से अपने पास आंसर मिल गया P ट्रू Q फॉल्स। P ट्रू Q फॉल्स यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। यस। सेकेंड क्वेश्चन, ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट आई स्टडी और आई फेल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट आई स्टडी और आई फेल इज, यानी कि इस स्टेटमेंट का नेगेशन। देखो, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब और से कनेक्ट हो रहा है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को हम P कंसिडर करें, सेकेंड को Q कंसिडर करें, तो आई स्टडी और आई फेल, इसको मैथमेटिकल लॉजिक में लिख सकते हैं P और Q। अब इसका नेगेशन फाइंड करना, मतलब हमें नेगेशन फाइंड करना है P और Q का। P और Q का नेगेशन होगा नॉट P और नॉट Q, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, राइट? अच्छा, P अगर है, अगर ये P है आई स्टडी, ओके, आई स्टडी इज P, देन नेगेशन P मतलब आई डोंट स्टडी। बीच में और, अगर आई फेल को हम क्यों कंसिडर करते हैं तो नेगेशन ऑफ Q होगा आई डोंट फेल। यस गाइस, P और Q का ये नेगेशन है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, आई डोंट स्टडी एंड आई डोंट फेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? ओके, ए ऑप्शन में S1 जो स्टेटमेंट है वो है P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन नॉट Q। ओके, चेक करते हैं S1 स्टेटमेंट को, चेक करना है कि P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन नॉट Q इक्विवेलेंट है कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो P एंड Q है इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एंड के फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट, ये दोनों सेम सेम होंगे तो इक्विवेलेंट होगा, मतलब स्टेटमेंट वन S1 करेक्ट हो जाएगा, राइट? अच्छा, P इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि P इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन होता है P एंड नॉट Q।
ओके मतलब इम्प्लीकेशन के पहले जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, और सेकंड स्टेटमेंट का नेगेशन, यानी कि ये अपना बनेगा पी की जगह पी, मतलब इम्प्लीकेशन के पहले जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड सेकंड स्टेटमेंट का नेगेशन, यानी कि नॉट क्यू का नेगेशन, नॉट क्यू का नेगेशन हो जाएगा क्यू, मतलब ये बनेगा पी एंड क्यू, राइट। यस, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में पी एंड क्यू है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पे मिला है पी एंड क्यू, इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। S1 करेक्ट है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ही बोला है, सो S1 करेक्ट है, वो ऑप्शन ए में मैच हो रहा है। ऑप्शन ए थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही ऑप्शन में करेक्ट मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द स्टेटमेंट पैटर्न, ओके दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी fallacy equivalent to p by implication q equivalent to not p by implication q। ओके ये किसके इक्विवेलेंट है ये हमें बताना है। अच्छा टोटोलॉजी और fallacy है ना, तो इसका मतलब होता है कि इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या सिर्फ टी आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या सिर्फ एफ आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं ना इसको एक बार। अच्छा इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि भाई बाई इम्प्लीकेशन होता क्या है, बाई इम्प्लीकेशन को किस तरह से एंड और में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बाई इम्प्लीकेशन इज इक्विवेलेंट टू पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू। ओके या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स। और इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब इसी को सिंप्लीफाई करने पे ये नीचे एक और रिजल्ट आता है, पी और नॉट क्यू एंड नॉट पी और क्यू। ओके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग यूज़ होता है, मतलब या तो कभी ऊपर वाला यूज़ करते हैं या फिर नीचे वाला यूज़ करते हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। अब कौन सा किस क्वेश्चन के लिए यूज़ करना है वो हमें साथ में रखना है दोनों को, और जैसे जैसे क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ पे यूज़ होगा दोनों को यूज़ करेंगे। ओके जैसे यहाँ पे दिया नेगेशन पी बाई इम्प्लीकेशन नॉट क्यू, तो P बाई इम्प्लीकेशन नॉट Q क्या हो जाएगा, जिस तरह से P बाई इम्प्लीकेशन Q का एक्सपेंशन ये है एंड ये है, वैसे ही इसका क्या हो जाएगा अंदर वाले का P बाई इम्प्लीकेशन नॉट Q। ओके जो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा ना वहाँ पे Q की जगह नॉट Q करना है, राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास Q की जगह नॉट Q है, तो ये हो जाएगा P एंड नॉट Q और नॉट P एंड नॉट ऑफ नॉट Q विच इज Q। सेकेंड एक्सपेंशन होगा इसका P एंड नॉट Q के आगे नॉट मतलब ये Q बना, एंड इधर हो जाएगा नॉट P और नॉट Q। ठीक है इसका नगेशन लेना, मतलब ये तो P बाई इम्प्लीकेशन नॉट Q हुआ ना, इसका नगेशन क्या होगा, नगेशन ऑफ P बाई इम्प्लीकेशन नॉट Q इज इक्विवेलेंट टू। अच्छा जब नगेशन लेते हैं ना तो और का एंड हो जाता है, एंड का और हो जाता है, और इस स्टेटमेंट के आगे नगेशन लग जाएगा, मतलब ये बनेगा नगेशन ऑफ P और नगेशन ऑफ नगेशन Q विच इज Q। यस इधर इसमें यूज़ कर रहा हूँ इसका। ओके फर्स्ट के लिए ये हो गया दोनों, अभी इसके दो और रिजल्ट जो आने वाले नगेशन के वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो एंड का हो गया और, P के आगे नगेशन, Q का नगेशन हट जाएगा, और का हो गया एंड, इधर हो गया P और नॉट Q। ओके सेकेंड रिजल्ट की बात करें, अगर इसके आगे नेगेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा, नॉट P और नॉट Q। एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है, यस यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ये एंड नहीं ये और है ना यहाँ पे। ओके ये वाला ये और है, इधर इधर ये एंड, इधर अगेन और, तो हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ये और नहीं आएगा इधर एंड आएगा। ठीक है और अभी इसका नेगेशन करेंगे तो ये और हो जाएगा, यहाँ पे P इधर एंड और इधर Q। ठीक है
अब ये दो रिजल्ट मिले इसके नगेशन से, मतलब इसके नगेशन से हमें दो रिजल्ट मिले और हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। एक में है पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू। देखो टोटोलॉजी फेलेसी ये सब तो चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ट्रूथ टेबल बना के, लेकिन ट्रूथ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है ना, इसमें टोटोलॉजी और फेलेसी आएगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी चेक करते कि पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू है कि नहीं। पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू की ये दो रिजल्ट है, क्या ये दो रिजल्ट इन दोनों किसी एक रिजल्ट से मैच हो रहा है क्या? अगर हम नोटिस करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला मैच हो रहा है। ओके, ये भी नगेशन ऑफ पी बाई इम्प्लीकेशन नॉट क्यू है और ये भी है। इधर ये पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू है, इधर भी पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू है। तो देखो कि इन दोनों में से कोई एक इन दोनों में से मैच हो रहा है क्या? यस हो रहा है, ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है, पर चलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है। पी और क्यू करो या क्यू और पी करो, एक ही चीज़ होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। यस गाइस, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार कि क्या किया है हमने। देखो P बाई इम्प्लीकेशन Q को एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब P बाई इम्प्लीकेशन Q इसके और इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, बाई इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, मतलब क्यों एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे बाई इम्प्लीकेशन दिख रहा है, लेकिन इधर P बाई इम्प्लीकेशन नॉट Q है, राइट ना, इधर नॉट Q है। तो इसमें ये जो दो एक्सपेंशन है, इसमें Q की जगह नॉट Q पुट किया, यहाँ पे Q की जगह नॉट Q, यस, इधर Q की जगह नॉट Q, तो वो Q हो जाएगा क्योंकि नॉट Q ऑलरेडी लगा हुआ। इधर Q की जगह नॉट Q, इधर क्यू की जगह नॉट क्यू, ये सब ऐसा बना। ओके, ये तो पी बाई इम्प्लीकेशन नॉट क्यू हुआ। अब इसका नगेशन लेना, इसका नगेशन लेना मतलब इसमें एंड की जगह और की जगह एंड लगाना, और जिसके आगे नगेशन है उसका आगे हटा देना, जिसके आगे नगेशन नहीं है उसके आगे नगेशन लगा देना। तो ये दो रिजल्ट मिले। ठीक है, अभी पता चला कि ये वाला और ये वाला दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब अपना आंसर आएगा पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू। यस गाइस, समझोगे, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। If P implication P and not Q is false, okay, then the truth value of P and Q are respectively. ठीक है, P implication P and not Q false है। अच्छा, इम्प्लीकेशन का फॉल्स होता है जब फर्स्ट इम्प्लीकेशन के लेफ्ट साइड वाला पार्ट ट्रू होगा और राइट साइड वाला फॉल्स होगा। इसका मतलब P ट्रू है, यहाँ से तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि P ट्रू है। और ये जो इम्प्लीकेशन के राइट साइड में है वो फॉल्स होना चाहिए, मतलब फॉल्स कौन होना चाहिए, P एंड नॉट Q, ये फॉल्स होना चाहिए। अच्छा, ये तब फॉल्स होता है जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं, सॉरी, दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होता है। पी तो ट्रू है, दिख रहा पी ट्रू है, एंड नॉट क्यू ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो सेकंड स्टेटमेंट को फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू हो जाएगा। पी तो ट्रू है, ये ट्रू नहीं हो सकता, मतलब नॉट क्यू इज नॉट ट्रू, नॉट क्यू ट्रू नहीं है, यानी कि नॉट क्यू फॉल्स है। इसका मतलब क्यू ट्रू है, पी भी ट्रू, क्यू भी ट्रू। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ठीक है, देखो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इम्प्लीकेशन है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। इम्प्लीकेशन तब फॉल्स होता है जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू यानी कि पी ट्रू, ओके, यहाँ से पता चल गया पी ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स यानी कि पी एंड नॉट क्यू फॉल्स, पी एंड नॉट क्यू फॉल्स है। अब टी पी तो ट्रू है, ये तो पहले ही पता चल चुका है कि पी ट्रू है, एंड नॉट क्यू फॉल्स। ओके, एंड में अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू ट्रू होते हैं तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, लेकिन हमें बोला है कि ये फॉल्स है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसका मतलब नॉट क्यू फॉल्स होगा। नॉट क्यू फॉल्स है यानी कि क्यू ट्रू है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। The statement pattern
P and Q or not P and Q or R and not Q is logically equivalent to. ओके ये स्टेटमेंट लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर हम नोटिस करें सिर्फ इसको देखें, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, तो इधर एक बड़ा ब्रैकेट लगा सकता हूँ। ओके इधर एक बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। और इसको पहले मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे एंड क्यू दिख रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको कॉमन ले सकते हैं ना, एंड क्यू बाहर आ जाएगा, तो एंड क्यू आ गया बाहर। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर तो बचा पी, क्योंकि एंड क्यू आ गया बाहर तो इधर सिर्फ पी बचा ना। अच्छा इधर एंड क्यू बाहर आ गया तो इधर नॉट पी बचा, यस इधर नॉट पी बचा, और ये बीच में जो और है ना वो एज इट इज। यस गाइस आराम से देखो, ये आ गया बाहर, ये बाहर आ गया, इधर बचा क्या, पी और नॉट पी, ये पी और नॉट पी। ओके ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो एज इट इज और बाकी सब एज इट इज, आर एंड नॉट पी नॉट क्यू। अच्छा P और नॉट P क्या होता है, T एंड Q और R एंड नॉट Q। T एंड Q इज Q, तो ये होगा Q और R एंड नॉट Q, ठीक है। अब Q एंड अंदर जाएगा, पहले R के साथ और फिर नॉट Q के साथ, तो ये बनेगा Q और R, ओके Q और R एंड Q और नॉट Q, सो ये बन रहा Q और R एंड Q और नॉट Q इज ट्रू, एंड ट्रू एंड अदर स्टेटमेंट इज अदर स्टेटमेंट, मतलब ट्रू के साथ एंड आएगा तो ये हट जाता है, तो ये चला जाएगा और बन जाएगा Q और R। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है गाइज। वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार मैं, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने क्योंकि अंदर वाले को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसलिए इसको पहले चूज़ किया क्योंकि एंड क्यू आ रहा है तो एंड क्यू बार आ जाएगा। जैसे ही एंड क्यू बार आया अंदर वाला P और नॉट P बना विच इज़ ट्रू, एंड ट्रू एंड स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट, मतलब ट्रू एंड जब आता है ना तो वो हट जाता है। ओके तो यहाँ पे सिर्फ Q बचेगा, बाकी सब एज इट इज, ये एज इट इज। ओके फिर Q और जो Q और है वो अंदर जाएगा, Q और पहले R के साथ गया, फिर Q और नॉट Q के साथ गया, और ये जो बीच में एंड है वो एज इट इज, ठीक है। Q और R ये तो चलता रहेगा, इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन Q और नॉट Q इज ट्रू, ट्रू एंड को हटा सकते हैं, हमने यहाँ पे भी यही किया, ट्रू एंड को हटाया है और यहाँ पे भी ट्रू एंड को हटाया, तो फाइनली सिंप्लीफाइड होके ये बना Q और R, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, ओके 7 क्वेश्चन क्या है, द नेगेशन ऑफ नॉट S और नॉट R एंड S इज इक्विवेलेंट टू, इसका नगेशन किसके इक्विवेलेंट है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। नगेशन ऑफ किसका नगेशन S और नगेशन R एंड S, इसका नगेशन डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग जब नगेशन अंदर जाता है तो स्टेटमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, साथ में और का एंड हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा, राइट ना, यस। ये जब नगेशन अंदर गया तो नगेशन से नगेशन कैंसिल हो गया, बिकॉज नगेशन ऑफ नगेशन स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट, तो ये एस बनेगा, और का हो गया एंड, ये अंदर जाएगा तो नॉट ऑफ नॉट आर इज, यहाँ से नगेशन हट जाएगा, आर बचेगा, एंड का हो गया और एस पे अगेन नगेशन लग गया। ओके देखने पे ये लग रहा है कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, यस ऑप्शन ए मैच हो रहा है ना, एस एंड आर और नॉट एस। यस गाइस ऑप्शन ए मैच हो रहा है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ये बन रहा है एस एंड जब अंदर गया ना, ओके ऑप्शन ए वैसे मैच हो गया लेकिन डी हाईलाइट करके रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, एस एंड जब अंदर गया तो ये बनेगा एस एंड आर, बीच वाला और एज इट इज, और एस एंड जब नगेशन एस के साथ जाएगा तो एस एंड नगेशन एस, एस एंड नगेशन एस इज ऑलवेज फॉल्स और एस एंड आर, ओके
एफ और होता है ना, जैसे टी एंड होता है तो हट जाता है, वैसे ही एफ और होता है तो वो भी हट जाता है। इस केस में एफ और हट जाएगा। ओके, देखो टी एंड होता है तो इसका कोई मतलब नहीं, हटा सकते हैं, बिकॉज टी एंड अगर किसी स्टेटमेंट के साथ आता है तो वो पी स्टेटमेंट होता है, मतलब टी एंड को हटा सकते हैं। वैसे ही एफ और को भी हटा सकते हैं, बिकॉज इस केस में भी ये पी रहता है, तो एफ और हट जाता है, टी एंड हट जाता है, ऐसे ये चला गया, तो एस एंड आर बचा है। एस एंड आर फाइनल आंसर है, विच इज ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता था, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। नहीं मतलब लॉजिकली अगर देखें तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म डी है, इसलिए हम डी को करेक्ट बोलेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Consider the following three statements. Okay, P statement, Q statement, R statement. Then the truth value of which one of the following statement is true. Okay, इसमें से किसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है? चार ऑप्शन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, इसके लिए पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें से पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यू क्या है, मतलब ये फाइंड करना पड़ेगा कि पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यू क्या है, बिकॉज पी क्यू आर की जो ट्रूथ वैल्यू ना, उस अकॉर्डिंग ये सारे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू डिसाइड होगी। ओके, पी स्टेटमेंट है 11 इज ए प्राइम नंबर, यस आई थिंक ये ट्रू है। क्यू है 7 इज ए फैक्टर ऑफ 176, अगर 176 7 का फैक्टर है तो डिवाइड होने पे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो 2 टाइम्स डिवाइड किया 14 आएगा यहाँ पे, इधर 3 बचा 36, 5 टाइम्स 35 हुआ, रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब फैक्टर नहीं है। ओके, 7 इज नॉट फैक्टर ऑफ 176, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आर स्टेटमेंट एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 इज 21, यस ये करेक्ट है, ये ट्रू है। ठीक, अच्छा ऑप्शन ए चेक करते एक बार। ऑप्शन ए क्या है, पी एंड क्यू और नॉट आर, पी ट्रू, क्यू फॉल्स, आर ट्रू, तो ये बनेगा पी एंड एफ इज एफ और नॉट टी इज एफ, एफ और एफ इज एफ। ओके, तो ये ए में फॉल्स आ रहा है। हमें पूछा है कि ट्रूथ क्या पूछा है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछा है, ये फॉल्स है, मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। बी चेक करें। ओके, डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, ट्रूथ वैल्यू, पी की जगह टी, क्यू की जगह एफ और आर की जगह टी, तो ये बनेगा टी और नॉट क्यू, यानी कि नॉट एफ एंड आर, आर मीन्स टी। ओके, ये बन रहा टी और नॉट एफ इज टी एंड टी एंड टी इज टी, सो टी और टी इज अगेन टी, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। यस गाइस, ऑप्शन बी की ट्रूथ वैल्यू टी आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, द लॉजिकल स्टेटमेंट पी एंड नॉट क्यू और नॉट पी एंड क्यू इज इक्वलेंट टू। ओके, ये स्टेटमेंट किसके इक्वलेंट है? ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे नॉट क्यू और क्यू दिख रहा है, तो ये सिंप्लीफाइड हो सकता है, ये सिंप्लीफाइड होके कुछ ना कुछ बनेगा, इसलिए इसको यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करते हैं और ये एज इट इज रहेगा। तो अपना अभी क्वेश्चन बना पी एंड नॉट क्यू बार और क्यू बड़ा ब्रैकेट और नॉट पी एंड क्यू। ओके, ये जो और क्यू है वो पहले पी के साथ जाएगा और फिर नॉट क्यू के साथ जाएगा। ये जो और क्यू है पहले पी के साथ फिर नॉट क्यू के साथ और बीच में एंड एज इट इज रखेंगे हम लोग, तो ये क्या बनेगा पी और क्यू। ओके, पहले ये पी के साथ गया फिर नॉट क्यू के साथ जाएगा, तो बनेगा नॉट क्यू और क्यू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं दोनों पे, और बीच में ये जो एंड है वो एज इट इज, और
नॉट पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू एज इट इज एंड नॉट क्यू और क्यू ट्रू, नॉट क्यू और क्यू ट्रू, बेसिक एल्जेब्रिक लो, और ये एज इट इज नॉट पी एंड क्यू। ठीक है, अब यहाँ से एंड क्यू हटा सकते हैं, ये हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, और एफ एंड क्यू एंड टी। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, और एफ एंड टी ये हटा सकते हैं, कहीं पे भी दिखेगा तो, क्योंकि इससे वापस वही स्टेटमेंट मिलता है जिसके साथ ये एंड हो रहे हैं या फिर और हो रहा है। ये बनेगा पी और क्यू और नॉट पी एंड क्यू। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पहले नॉट पी के साथ जाएगा, फिर क्यू के साथ जाएगा, और बीच में एंड एज इट इज रखेंगे हम लोग। तो ये बनेगा पी और क्यू और पी के साथ, फिर पी और क्यू और क्यू के साथ, और बीच में एंड। अच्छा, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो पी पी दो लेने की जरूरत नहीं, एक पी काफ़ी है, यानी कि ये पी और क्यू बना पूरा का पूरा। ठीक है, बीच में एंड, और यहाँ पे क्यू क्यू। ओके, बीच में और है दोनों जगह, इसलिए ब्रैकेट हटा सकते हैं, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट हट जाएगा, दो क्यू की जगह एक क्यू ले सकते हैं, पी और क्यू। ओके, तो पी और क्यू एंड पी और क्यू, पी और क्यू एंड पी और क्यू, ये तो हमेशा ट्रू हो गया ना, टी बन गया ये, पी और क्यू एंड पी और क्यू, टी ऑप्शन में है नहीं। एक मिनट, कहाँ मिस्टेक हुई चेक कर लेते वापस से। यहाँ पे क्या, नहीं ना, ये अंदर जा रहा है, ये ठीक है, ये पहले पी के साथ गया, फिर नॉट क्यू के साथ गया, और बीच में एंड। ओके, पी और क्यू एज इट इज, एंड एज इट इज, नॉट क्यू और क्यू ट्रू होता है ना, यस ट्रू होता है, ये हटा सकते हैं, यस हटा सकते हैं। ओके, यहाँ तक सब करेक्ट है। फिर इसको हम नॉट पी के साथ लेके गए, अच्छा सॉरी, ये नॉट पी है, यहाँ पे नॉट ऑफ पी, यहाँ पे मिस्टेक। ओके, ये पूरा का पूरा पहले नॉट पी के साथ जाएगा, तो ये बनेगा नॉट पी, और इधर बनेगा पी और क्यू और क्यू। ओके, ये पूरा का पूरा क्यू के साथ गया। ठीक है, बीच में एंड एज इट इज, कौन सा वाला एंड, ये एंड एज इट इज। ओके गाइज, आराम से देखो वापस से, ये पूरा का पूरा पहले नॉट पी के साथ गया, फिर ये पूरा का पूरा क्यू के साथ गया, और बीच वाला एंड एज इट इज। ठीक है, अच्छा ये बनेगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो ये बनेगा पी और क्यू और नॉट पी, एंड इधर से भी ब्रैकेट हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और है बीच में, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, छोटे वाले ब्रैकेट का। ये बनेगा पी और क्यू। ओके, पी और नॉट पी ऑलवेज ट्रू, ये बनेगा टी और क्यू, एंड इधर बनेगा पी और क्यू। टी और क्यू इज ऑलवेज फॉल्स, नहीं क्यू। ओके, टी और क्यू इज क्यू, सॉरी, टी और क्यू इज टी, टी एंड पी और क्यू, टी और क्यू इज टी, क्योंकि और है ना बीच में, तो कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। सो फाइनली ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, टी एंड को हटा सकते हैं, टी एंड को हटा दे तो फाइनली ये बन रहा पी और क्यू, ऑप्शन डी। यस गाइज, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो आराम से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The logical statement negation of P or Q or not P and Q is equivalent to,
ओके, ये स्टेटमेंट है, ये जो बार नेगेशन है ना वो अंदर डाल देते हैं हम लोग, मतलब पी के साथ भी नेगेट होगा, क्यू के साथ भी नेगेट होगा, और का एंड हो जाएगा, तो ये बनेगा नॉट पी, ओके, नॉट पी एंड नॉट क्यू, और बाकी सब एज इट इज, और नॉट पी एंड क्यू। अच्छा देखो क्या लॉजिक था, क्यों इसको अंदर लेके गए। जनरली जब नगेशन अंदर जाता है ना ब्रैकेट के अंदर, तो अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाते हैं, या तो सारा नगेशन मतलब इसका नगेशन भी बाहर लो, ये नगेशन बाहर लो, और होल नगेशन बाहर ले लो, फिर अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नगेशन होता है ना, तो उसके लिए कोई मैथमेटिकल लॉजिक में एल्जेब्रिक लॉ नहीं है। ओके, तो नगेशन अंदर गया, जैसे ही नगेशन अंदर गया ना, यहाँ से एक लॉजिक मिल रहा है कि नगेशन पी एंड दोनों में, तो इनको कॉमन ले सकते हैं, नगेशन पी एंड कॉमन आ गया। अच्छा, नगेशन पी एंड कॉमन आया तो इधर नॉट क्यू बचा, यस नॉट क्यू, और इधर सिर्फ क्यू बचा, इधर क्यू बचा, और ये जो बीच में और है वो एज इट इज, यस गाइस, ये पूरा कॉमन आया, तो अब देखो क्या बचा, दिस दिस दिस, ये तीन चीज बची, ये और ये, तो ये ब्रैकेट के अंदर है। ओके, नगेशन पी एंड नॉट पी और क्यू इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, और टी एंड को हमेशा हम हटा सकते हैं, ये टी एंड जो है ना इसको हटा सकते हैं, ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ पी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पहले नगेशन को अंदर लेके गए, फिर नगेशन पी एंड कॉमन आ गया, जो कुछ भी अंदर बचा वो टी बना, टी एंड को हटा दिया तो नगेशन पी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, let ABCD be four non-empty sets. The contrapositive of if A is subset of B and B is subset of D, then A is subset of C. इसका कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना, मतलब कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना यानी कि इसको रिप्लेस करके वापस से इम्प्लीकेशन के फॉर्म में ही लिखना है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है वो सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो किसका कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना है, इस स्टेटमेंट का, जिसका भी कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना होता है ना वो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट होता है, मतलब उसमें इफ देन होता है, इफ के बाद में जो स्टेटमेंट है वो पी है, और देन के बाद में जो स्टेटमेंट रहेगा उसको हम क्यू कंसिडर करेंगे। ओके, तभी तो ये इफ पी स्टेटमेंट देन क्यू स्टेटमेंट बनेगा, मतलब इसको अभी क्या लिख सकते हैं हम, पी इम्प्लीकेशन क्यू, और पी इम्प्लीकेशन क्यू का, अच्छा ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, बेसिकली मैथमेटिकल लॉजिक में एक आदत होती है अपनी, इक्वल की जगह जनरली ये करते हैं हम लोग, लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक में इसको अवॉइड करना चाहिए ताकि मिस्टेक ना हो। ये जो अपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है वो पी इम्प्लीकेशन क्यू है। ठीक है, और पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, दिस इज negation ऑफ क्यू इम्प्लाइज negation ऑफ पी, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा negation के साथ, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का स्टेटमेंट है वो राइट हैंड साइड में जाएगा negation के साथ। ठीक है, तो नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी को कैसे लिख सकते हैं, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, अपने इस केस में क्या होगा, नॉट क्यू मतलब अगर Q A सबसेट ऑफ C है तो नॉट क्यू हो जाएगा A इज नॉट सबसेट ऑफ C, यानी कि A नॉट सबसेट ऑफ C, और नॉट P क्या होगा, इसका नगेशन। अब देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका नगेशन करने के लिए बीच में जो एंड है ना उसका और हो जाएगा, इसका नगेशन होगा, इसका नगेशन होगा। यस गाइस, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर P एंड Q जैसा कोई स्टेटमेंट है हम उसको नगेट कर रहे हैं, तो ये नगेशन फर्स्ट स्टेटमेंट पे भी जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट पे भी जाएगा, और बीच में जो एंड है उसका और हो जाएगा, राइट ना, तो यहाँ पे इसका नगेशन होगा, इसका नगेशन होगा, और बीच में एंड का और हो जाएगा। ठीक है, वही तो होगा P का नगेशन, तो ये बनेगा A इज नॉट सबसेट ऑफ B और B इज नॉट सबसेट ऑफ D, ये हो गया नगेशन ऑफ P, और बीच में इम्प्लीकेशन लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे इफ और सेकंड स्टेटमेंट के आगे देन, यानी कि फाइनली अपना ये आंसर है, इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ C, इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ C देन दिस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
ऑप्शन डी। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। इफ पी देन क्यू स्टेटमेंट कंसीडर करो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, और अकॉर्डिंगली वापस से स्टेटमेंट लिख दो, ऑप्शन मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। P statement है a man is happy, Q statement a man is rich, then the symbolic form of a man is neither happy nor rich is। ओके, P स्टेटमेंट किसको कंसिडर करना, Q किसको कंसिडर करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। P है a man is happy, Q है man is rich, then the symbolic form of a man is neither happy nor rich। अच्छा, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होती है जब नाइदर नॉर वाला स्टेटमेंट होता है, तो हम इसको जनरली क्या कंसिडर करते हैं, नाइदर आ रहा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन है, नॉर आ रहा मतलब सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन है, राइट। पर बीच में और ले लेते हैं जनरली, मतलब ये कॉमन मिस्टेक होती है कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में और आ जाता है, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन और सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन, ऐसा नहीं होता है। मीनिंग समझते इसका कि मैन इज नाइदर हैप्पी नॉर रिच का मतलब क्या है, एक मैन ना तो हैप्पी है ना ही रिच है, मैन इज नाइदर हैप्पी नॉर रिच है, यही सेंस बनता है ना इसका कि मैन ना तो हैप्पी है ना ही रिच है, यानी कि नॉट हैप्पी एंड नॉट रिच, हैप्पी भी नहीं है एंड रिच भी नहीं है। आप सोचो अगर बीच में और आता तो इस तरह से आइदर और वाला कैसा आता ना, आइदर हैप्पी और रिच, या आइदर रिच और हैप्पी, ऐसा कुछ। नाइदर नॉर आया मतलब दोनों ही नहीं है वो, यानी कि बीच में एंड लगा हुआ है, राइट ना। देखो इस स्टेटमेंट को मैं वापस लिख रहा हूँ, मैन इज नॉट हैप्पी एंड वही सेम मैन इज नॉट रिच। तो आप सोचो इस स्टेटमेंट को एक बार रीड करो, इस स्टेटमेंट को रीड करो, दोनों का सेम मीनिंग है, ए मैन इज नॉट हैप्पी एंड मैन इज नॉट रिच। और अभी ये पढ़ते तो ए मैन इज नाइदर हैप्पी नॉर रिच, सेम ही मीनिंग है ना, दोनों का सेम ही सेंस है। ओके, अगर मैन इज हैप्पी पी स्टेटमेंट है तो मैन इज नॉट हैप्पी नॉट पी हुआ, बीच में एंड है। अगर मैन इज रिच क्यू स्टेटमेंट है तो मैन इज नॉट रिच नेगेशन ऑफ क्यू हुआ। बस ये सिंबॉलिक फॉर्म है इस स्टेटमेंट का, लेकिन ये ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा है। पर हाँ, मुझे लग रहा है ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है अगर यहाँ से नेगेशन हम बाहर ले लेते हैं। ओके, बेसिकली ये क्या बन रहा है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन बाहर लिया तो पी और क्यू हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। यस गाइस। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन क्या है, इफ पी एंड नॉट आर इम्प्लाइज नॉट पी और क्यू हैज ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर आर रिस्पेक्टिवली। ओके, इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो हमें पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी। सिंपल क्वेश्चन, पी एंड नॉट आर इम्प्लाइज नॉट पी एंड नॉट पी और क्यू, ठीक है, ये फॉल्स है। अच्छा, बीच में इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन तब फॉल्स होता है जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, राइट ना। यस, सिर्फ ये एक ही कंडीशन में इम्प्लीकेशन फॉल्स हो सकता है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो साइड में लेते हैं इसको, पी एंड नेगेशन ऑफ आर, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि पी एंड नॉट आर ट्रू है, तो इसका मतलब पी भी ट्रू है और नेगेशन आर भी ट्रू है, क्योंकि बीच में एंड है। एंड तभी ट्रू हो सकता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, यानी कि इस केस में पी ट्रू है और नेगेशन आर ट्रू है। नेगेशन आर ट्रू है मतलब आर फॉल्स है। यस गाइस, नेगेशन आर ट्रू है मतलब आर फॉल्स है। ओके, साइड में लिख लेते हैं इसको, जो भी रिजल्ट मिल रहा है आर फॉल्स है, आर फॉल्स है और पी ट्रू है। ओके, और सेकेंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू फॉल्स है।
अब देखो पी के बारे में तो हम ऑलरेडी रिजल्ट दे चुके हैं, मतलब रिजल्ट आ गया पी का कि पी क्या है, पी ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ पी फॉल्स हुआ ना, नेगेशन ऑफ पी फॉल्स और क्यू ये पूरा फॉल्स होना चाहिए। अब सोचो बीच में और है, और कब फॉल्स होता है, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो, इसका मतलब क्यू को भी फॉल्स होना पड़ेगा, क्यू फॉल्स, मतलब आंसर आएगा टी एफ एफ, टी एफ एफ, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं, देखो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है, बीच में इम्प्लीकेशन है, ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है, बीच में इम्प्लीकेशन है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू यानी कि पी एंड नॉट आर ट्रू, बीच में एंड है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। यस गाइस, बीच में एंड है, पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, तो पी ट्रू हो गया, यहाँ से पता चला पी ट्रू, और नॉट आर ट्रू है मतलब आर फॉल्स है। ओके पी एंड आर के बारे में पता चल गया। फिर सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि नेगेशन ऑफ पी और क्यू फॉल्स है। अच्छा पी के बारे में पता है कि वो ट्रू है, इसका मतलब नेगेशन ऑफ पी फॉल्स है, क्यू की जगह क्यू, और पूरा स्टेटमेंट फॉल्स। तो यहाँ से और की टेबल में हमने देखा कि भाई और की टेबल में और तब फॉल्स होता है जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि फर्स्ट भी फॉल्स सेकंड भी फॉल्स, इसका मतलब क्यू को फॉल्स होना चाहिए। तीनों का रिजल्ट मिल गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फॉर स्टेटमेंट इफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस देन इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके इफ देन का स्टेटमेंट है, इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्ज आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्ज। एक काम करते हैं हम लोग, इफ के बाद में जो स्टेटमेंट है ना उसको पी कंसिडर कर लेते हैं, छोटा सा स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं पी, और देन के बाद में जो है उसको क्यू कंसिडर करता हूँ। तो ये जो अपना पूरा क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है ना वो पी इम्प्लीकेशन क्यू बन गया, राइट। यस गाइस, पी इम्प्लीकेशन क्यू। अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करें तो पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा। ओके पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा ना फिर कन्वर्स पूछा। ओके कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। पहले इसको सिंप्लीफाई करते सोल्व करते उसके बाद कन्वर्स को करेंगे। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। अच्छा ये अगर क्यू है तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, नेगेशन ऑफ क्यू होगा इट्स अपोजिट साइड्स। देखो क्यू क्या, वापस एक बार रीड करता हूँ मैं, क्यू है इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो नेगेशन क्यू होगा इट्स अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। इट्स मतलब पैरेललोग्राम एबीसीडी। ओके यानी कि पैरेललोग्राम एबीसीडी की साइड अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल आर नॉट, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी नॉट पैरेलल। यस ये इस तरह का स्टेटमेंट बनने वाला है। ओके ऑप्शन बी तो रॉन्ग है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर पैरेलल गिवन है, जबकि हमें क्या बनाना है नॉट पैरेलल। ओके देखो ना रे कॉन्ट्रापोजिटिव नॉट क्यू है, नॉट क्यू इम्प्लीकेशन नॉट पी, तो हम ऐसे लिखेंगे ना। ओके इसी स्टेटमेंट को पूरा एक बार लिखता हूँ समझ आएगा आपको। इफ opposite sides of quadrilateral ABCD are not parallel। नॉट पैरेलल क्यों लिखा है, क्योंकि नॉट क्यू बना रहे, क्यू है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो नॉट क्यू होगा अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। देन नॉट पी। अच्छा नॉट पी क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस, यानी कि quadrilateral ABCD is not a rhombus, then quadrilateral ABCD is not a rhombus। Yes guys, this is contrapositive। If opposite sides of quadrilateral ABCD are not parallel, then quadrilateral ABCD is not a rhombus। देखो पहले कॉन्ट्रापोजिटिव चेक कर लेते हैं ऑप्शन से, ताकि अगर तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो कन्वर्ज चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे नॉट पैरेलल
और नॉट रोम्बस आ रहा है, ठीक है, ये करेक्ट है, मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव करेक्ट है। अभी कन्वर्ट चेक करना बाकी है। ऑप्शन बी तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं, ऑप्शन सी में ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। यस गाइस, यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ, नॉट पैरेलल नहीं लिखा हुआ, हमारे केस में नॉट पैरेलल है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में अगर देखें तो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर नॉट पैरेलल, ओके, नॉट पैरेलल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज नॉट ए रोम्बस। अच्छा, ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है क्योंकि इन दोनों में कॉन्ट्रा पॉजिटिव सेम सेम आ रहा है और करेक्ट भी है, ठीक है। ओके, पी इम्प्लीकेशन क्यू का कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू वो होता है क्यू इम्प्लीकेशन पी। क्यू इम्प्लीकेशन पी यानी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल पहले आएगा और क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस बाद में आएगा। यानी कि ये ऐसा बनेगा, इफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस। वो किस में, ए में है कि डी में, चेक कर लेते हैं। इफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज नॉट रोम्बस। नहीं रही, नॉट का केस नहीं आएगा, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। यस गाइस, ऑप्शन डी करेक्ट है। चेक कर लेते हैं एक बार वापस से कि इफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस। यस, ये करेक्ट है क्योंकि पी इम्प्लीकेशन क्यू का कन्वर्ट्स क्यू इम्प्लीकेशन पी हो रहा है, यानी कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, कहीं पे भी नॉट नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ का डाउट ये हो सकता है कि ये सेम टू सेम इधर नहीं आएगा, थोड़ा मतलब इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग भी इसको अरेंज करना पड़ता है। जैसे आप सोच रहे होंगे ना कि इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये एज इट इज ऑप्शन में दिखेगा, नहीं ऐसा नहीं, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये इस तरह से बनेगा ना। सोचो, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इट्स किसकी बात हो रही है? इट्स मतलब क्या, यहाँ पे इट्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जब पहले आएगा ना तो क्वाड्रिलेटरल मेंशन होगा। देखो ना, ये ऐसे लिखा ना, इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो क्वाड्रिलेटरल मेंशन होगा क्योंकि ये पहले आ रहा है। यहाँ पे इट्स इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि ये बाद में आ रहा था और क्वाड्रिलेटरल को हमने पहले मेंशन कर दिया है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है अपना। आराम से देखो वापस से, पी इम्प्लीकेशन क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, एंड कन्वर्ज होता है क्यू इम्प्लाइज पी, और अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी करेक्ट है अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The statement pattern P implies Q implies P implies P implies Q और P is। वाह, देखने में बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा है, बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, कॉन्टिजेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन, टोटोलॉजी, इक्विवेलेंट टू P बाय इम्प्लीकेशन Q। ओके, अच्छा, यहाँ से ना हम डायरेक्टली एक कंक्लूजन दे सकते हैं ऑप्शन से कि ए एंड डी दोनों ही रॉन्ग है। पता है क्यों? क्योंकि P बाई इम्प्लीकेशन Q में जब टेबल बनाते हैं ना तो जो कॉलम आता है इसका वो आता है TFFT, तो ये कॉन्टिजेंसी है अपने आप में, क्योंकि कॉन्टिजेंसी उसको बोलते हैं ना जिसमें T एंड F दोनों मिक्स में आते हैं। ओके, टोटोलॉजी उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ T आता है, कॉन्ट्राडिक्शन उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ F आता है, लेकिन T और F अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कॉन्टिजेंसी है। अब क्योंकि कॉन्टिजेंसी है तो कॉन्टिजेंसी, अगर ऑप्शन डी करेक्ट है तो फिर ऑप्शन ए भी तो करेक्ट है ना। ओके, ऑप्शन अगर डी करेक्ट है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि यहाँ से ये रिमूव कर सकते हैं कि ऑप्शन डी रॉन्ग है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। ओके, ऑप्शन ए हो सकता है, सॉरी। ओके, यस गाइज, ये करेक्ट करना, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं हो सकता है बिकॉज पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू इज ऑल्सो एन कॉन्टिजेंसी, but every contingency is not P by implication Q, so ऑप्शन ए करेक्ट भी हो सकता है पर ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, ठीक है, आपको समझ आया होगा। बाई इम्प्लीकेशन Q कॉन्टिजेंसी भी हो सकता है, इसका मतलब अगर डी करेक्ट हुआ ना तो ये भी करेक्ट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब डी करेक्ट नहीं हो सकता। ओके ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। इस स्टेटमेंट पैटर्न को सॉल्व करना मतलब सिंप्लीफाई करना और देखना है कि क्या कॉन्टिजेंसी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या टोटोलॉजी है, ठीक है। देखो बीच में ये जो इम्प्लीकेशन लगा हुआ ना, ये दो बड़े ब्रैकेट है, ये वाले दो बड़े ब्रैकेट है इधर, और बीच में ये इम्प्लीकेशन लगा हुआ, तो इस इम्प्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए मैं एज इट इज इधर ही रखता हूँ और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग,
यस, पहले फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है उसको सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा है। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। ओके, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P को लिख सकता हूँ मैं नॉट Q और P। यस गाइज, P इम्प्लीकेशन Q इज नॉट P और Q, सो Q इम्प्लाइज P इज नॉट Q और P। सिंपल, मतलब इम्प्लीकेशन जब हटाते हैं ना तो इसके आगे नेगेशन लगता है और यहाँ पे ये और बन जाता है और ये एज इट इज। ठीक है, अब ये जब इम्प्लीकेशन हटाएंगे ना तो इसके आगे नेगेशन लगेगा, इधर और आएगा और ये एज इट इज, मतलब ये बनेगा नॉट P और ये वाला एज इट इज नॉट Q और P। ठीक है, अच्छा इधर भी और है इधर भी और है, तो ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, हटा सकते हैं, ये बनेगा नॉट P और नॉट Q और P। अच्छा P और नॉट P, P और नॉट P इज ऑलवेज ट्रू, ये बनेगा T और नॉट Q। यस गाइस, नॉट P और P इज ट्रू और ये जो और नॉट Q है वो एज इट इज। अच्छा T और नॉट Q, T और नॉट Q ऑलवेज ट्रू, T और नॉट Q ऑलवेज ट्रू। ओके, यस करेक्ट, T और नॉट Q ऑलवेज ट्रू, क्योंकि बीच में और है ना तो इस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तो हमेशा ट्रू होने वाला है। ओके, अगर इसको सिंप्लीफाई करें, देखो यहाँ पे टी आ गया इसलिए हमें सेकंड को सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, अगर ये फॉल्स होता ना तो सेकंड को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बीच में इम्प्लीकेशन है ना, ये टी है तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि अगर ये भी टी है तब तो ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब इस पर डिपेंड कर रहा है सेकेंड वाले पे। ओके, सेकेंड क्या बन रहा है, पी इम्प्लीकेशन पी और क्यू, इम्प्लीकेशन कैसे ओपन होगा, नॉट पी और सेकेंड स्टेटमेंट पी और क्यू, यहाँ पे भी और है यहाँ पे भी और है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा सकते ब्रैकेट, ये बन रहा नॉट पी और पी, नॉट पी और पी इज ट्रू, टी और क्यू, टी और क्यू इज ऑलवेज टी, सो इधर भी टी इधर भी टी, बीच में है इम्प्लीकेशन, रिजल्ट आएगा टी, यानी कि टोटोलॉजी, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है, देखो आराम से कोई दिक्कत नहीं, वापस से रिपीट करना तो रिपीट कर सकता हूँ मैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी है, ये वाला इम्प्लीकेशन हटाया हमने तो ये बना नॉट क्यू और पी, फिर ये इम्प्लीकेशन हटाया तो नॉट पी और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज, इधर भी और है इधर भी और है, ब्रैकेट हटा सकते हैं, ये बन रहा नॉट पी और पी, नॉट पी और पी इज ऑलवेज ट्रू यानी कि टी, और ये एज इट इज। ओके, टी और नॉट क्यू इज ऑलवेज टी, अब क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट टी आया है तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता फॉल्स भी हो सकता, वो सेकंड पे डिपेंड करेगा, इसलिए सेकंड को हम चेक कर रहे हैं और सेकंड को चेक किया वो भी टी आया, टी इम्प्लीकेशन टी इज टी, सो ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न पी और क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू इज। ओके, इस स्टेटमेंट पैटर्न का इनवर्स फाइंड करना है, जनरली पी इम्प्लीकेशन क्यू जो होता है ना उसका इनवर्स होता है, उसका इनवर्स होता है नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। ओके, ये इनवर्स होगा पी इम्प्लीकेशन क्यू का। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट इम्प्लीकेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट है उसके आगे नेगेशन और इम्प्लीकेशन के जो राइट हैंड साइड में उसके आगे नेगेशन, सिंपल, बहुत ही सिंपल। ये इम्प्लीकेशन दिख रहा है आपको, इसके पहले जो स्टेटमेंट है, जो कुछ भी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट पैटर्न, उसके आगे नेगेशन और बाद वाले के आगे नेगेशन, इसका इनवर्स क्या बनेगा देखो, इसका इनवर्स होगा नेगेशन ऑफ पी और क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ओके, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब इनवर्स तो ये आ गया, देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब नेगेशन को अंदर डालना पड़ेगा, तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बनेगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। यस गाइस, अब देखो कोई ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन डी करेक्ट है, सेम टू सेम मैच हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17. द स्टेटमेंट पैटर्न P implies Q implies P is equivalent to. ओके, ये किसके इक्विवेलेंट है? तो ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि ऑप्शन को भी सोल्व करना पड़ेगा हमें. इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बन रहा है. ये बनेगा अपना P implies Q implies P is, ये आई थिंक अभी सोल्व किया हमने, P implies Q implies P, और वो T आया था. ओके, वापस से सोल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Q implies P is not Q और P. ओके, मतलब फर्स्ट वाले के आगे नॉट, इम्प्लीकेशन के आगे, इम्प्लीकेशन की जगह और सेकंड वाला एज इट इज. ओके, तो ये जब इम्प्लीकेशन हटाएंगे तो फर्स्ट के आगे नॉट, इम्प्लीकेशन की जगह और सेकंड वाला स्टेटमेंट एज इट इज. ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, दोनों जगह और लगा हुआ है. सो नॉट P और नॉट Q और P. यहाँ पे नॉट P और P है, नॉट P और P इज T. ये बनेगा T और नॉट Q. T और नॉट Q ऑलवेज ट्रू, मतलब ये T है. तो हमें देखना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू है. ठीक है, ऑप्शन ए चेक करेंगे पहले. P implies P एंड Q. इम्प्लीकेशन कैसे हटाते हैं? इसके आगे नॉट, यहाँ पे और ये एज इट इज, यानी कि ये बनेगा नेगेशन P और सेकेंड वाला एज इट इज, यानी कि P एंड Q. ओके, सो नेगेशन P और, ओके, नेगेशन P और अंदर जाएगा तो पहले P के साथ जाएगा, फिर Q के साथ जाएगा, और बीच में एंड एज इट इज रखेंगे. यस गाइस, P एंड और पहले P के साथ गया, फिर नेगेशन P और P के साथ गया, नेगेशन P और Q के साथ गया, और बीच में ये जो एंड है वो एज इट इज. नेगेशन P और P इज ऑलवेज ट्रू. T एंड नेगेशन P और Q. T एंड को हटा सकते हैं, हमने कितनी बार डिस्कस किया, T एंड हटा सकते हैं. सो फाइनली ये जो रिजल्ट मिलेगा ना, ये मिलेगा नेगेशन P और Q. नेगेशन P और Q T नहीं होता है. नॉट P और Q तो P इम्प्लीकेशन Q होता है. P इम्प्लीकेशन Q हमेशा T थोड़ी ना होता है. इसका मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन ए T नहीं आ रहा है. ऑप्शन बी को चेक करें एक बार. P implies P और Q. P implies P और Q, तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ P और Q. अब यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो इसको हटा सकते हैं ब्रैकेट को, तो ये बनेगा नेगेशन P और Q. यस गाइस, ये तो सेम सेम ही बन रहे हैं ना दोनों. इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है. ओके, अच्छा देखो, ऑप्शन ए है ना, हम ये इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. एक और मेथड बताता हूँ मैं, जिसे डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है उसमें, मतलब कुछ स्टूडेंट को वो कन्फ्यूज भी कर सकता है, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा अवॉइड करता हूँ बताना. पर हाँ ठीक है, ये एक मेथड तो हमने डिस्कस कर लिया ना. अब जल्दी करने का क्या तरीका रहेगा? जैसे P को अगर हमें चेक करना है कि ये T है कि नहीं, तो P इम्प्लीकेशन P एंड Q इस तरह का लिया हमने, राइट. हमें चेक करना है कि भाई ये हमेशा ट्रू है कि नहीं, तो हम क्या इसको कोई एक ऐसा P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू का कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसपे ये फॉल्स हो जाए. अगर ये उस कॉम्बिनेशन पे फॉल्स हो गया, इसका मतलब हमेशा ट्रू नहीं है. यस गाइस, हमें बताना है कि भाई इसके इक्विवेलेंट कौन सा है. तो ये तो हमेशा ट्रू है जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है. अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन में से ऐसा ही स्टेटमेंट पैटर्न है जो हमेशा ट्रू है. ठीक है, अब ऑप्शन ए को ले रहा हूँ मैं, और इस तरह का कॉम्बिनेशन लेंगे P Q का, ताकि ये फॉल्स हो जाए. अगर ये फॉल्स हो गया मतलब हमेशा ट्रू नहीं है. आप समझे ना बात को? ओके, इसको फॉल्स प्रूव करने के लिए हमें पता बीच में इम्प्लीकेशन है, तो P को तो हमेशा ट्रू होना ही चाहिए, और राइट हैंड साइड वाले को फॉल्स होना चाहिए. अच्छा, P ट्रू हो गया और इधर Q की जगह Q. क्या Q का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे कि ये फॉल्स हो जाएगा? यस गाइस, फॉल्स. जब Q फॉल्स होगा तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, T एंड F, और T एंड F फॉल्स हुआ तो ये पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज T इम्प्लीकेशन F इज फॉल्स. यानी कि Q जब फॉल्स होगा ना, तो A ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा. ओके, जब Q फॉल्स होगा और P ट्रू होगा, P ट्रू Q फॉल्स, उस केस में A ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा. इसका मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए रॉन्ग है.
अगर जिसको ये समझ आया ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे ये जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में। लॉजिक क्या था इसको सॉल्व करने का कि भाई इम्प्लीकेशन है ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू बनाओ, ये फॉल्स बनाओ। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तब तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और जिसको ये मेथड ज़्यादा बेटर लगा वो इससे भी कर सकते हैं। पूरा सिंप्लीफाई करके देखो किस में टी आ रहा है और किस में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं टोटल क्वेश्चन से कितने। 28 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन और बचे बस। तो क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? देखो इम्प्लीकेशन है बीच में, P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्ज इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव होगा इसका नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। ओके, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q इज नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। मतलब हमने क्या नोटिस किया है कि जो इम्प्लीकेशन के राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना और नेगेशन लगाना, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड लेके आना और नेगेशन लगाना। यानी कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और आगे दोनों के नेगेशन लगेंगे। ठीक है, मतलब ये बनेगा नेगेशन ऑफ Q एंड नॉट R, इधर बनेगा नेगेशन ऑफ नॉट P एंड Q, और बीच में इम्प्लीकेशन का साइन है। क्या कोई ऑप्शन? अच्छा, कोई ऑप्शन इस तरह का तो नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे मिल जाएगा। सो इम्प्लीकेशन जब अंदर जाए, ये नेगेशन जब अंदर जाएगा तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ Q, एंड का हो गया, और नेगेशन ऑफ नेगेशन R इज R इम्प्लीकेशन। नेगेशन ये अंदर जाएगा तो P, एंड का हो जाएगा और ये बनेगा नेगेशन ऑफ Q। यस गाइस, अब कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, the statement, okay, this statement pattern is equivalent to these two tautology, contradiction। ओके, चेक करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करना है इसको और बताना है कि किसके इक्विवेलेंट है। यहाँ पे वापस से स्टेटमेंट लिखा है, देखो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q नेगेशन इम्प्लाइज Q। ओके, ये स्टेटमेंट है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ना अगर डायरेक्टली करना हो, डायरेक्टली मतलब कि हमेशा डायरेक्टली नहीं होता, वो लक पे डिपेंड करता है कि उस तरीके से करने से क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब हमेशा ऐसा काम नहीं करेगा ये जो बीच में इम्प्लीकेशन है ना, अगर ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो ये पूरा स्टेटमेंट कभी फॉल्स नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये जो बीच में इम्प्लीकेशन है इसकी वजह से ये फॉल्स एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये ट्रू रहेगा और ये फॉल्स रहेगा। यस गाइस, ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स तभी हो सकता है जब ये ट्रू रहेगा और ये फॉल्स रहेगा। लेकिन सोचो अगर ये वाला सेकंड स्टेटमेंट अगर पूरा का पूरा ट्रू हो गया तो इधर चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो फर्क ही नहीं पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा। राइट ना? ये एक बार चेक कर लेते हैं सेकेंड वाला स्टेटमेंट कि ये हमेशा ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो बैड लक, हमें किसी और तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन में सोल्व करना पड़ेगा इसको। इम्प्लीकेशन ऑफ P implies negation of P implies Q implies Q। ओके, ये इम्प्लीकेशन अगर हटेगा ना तो क्या रहेगा? इसका नेगेशन रहेगा ये एज इट इज और बीच में और। यस गाइस, P इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट टू नॉट P और Q, यानी कि फर्स्ट वाले के आगे नॉट, इम्प्लीकेशन की जगह और Q इम्प्लीकेशन के बाद जो है वो एज इट इज। ओके, सो फर्स्ट वाले के आगे नेगेशन, ये बनेगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, इस इम्प्लीकेशन की जगह और, एंड सेकेंड वाला एज इट इज। राइट? अच्छा, ये नेगेशन में एज इट इज रख रहा हूँ क्योंकि अंदर वाले को ओपन करना पड़ेगा इम्प्लीकेशन को। तो अगेन ये इम्प्लीकेशन है ना, ये कैसे हटेगा? इसी तरीके से हटेगा, फर्स्ट वाले का नेगेशन। अच्छा, फर्स्ट वाले का नेगेशन मतलब नेगेशन P का नेगेशन विच इज P, बीच में और, सेकेंड वाला एज इट इज। यस गाइस,
देखो आराम से, इसके अकॉर्डिंग मैंने ओपन किया इसको। अब ये नेगेशन जब अंदर जाएगा तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ पी, और का हो गया एंड नेगेशन ऑफ क्यू, और ये ब्रैकेट लगाएंगे वापस से, और फिर और क्यू। ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इधर एंड है इधर और है, ठीक है। अच्छा, तो ये बन रहा नेगेशन ऑफ पी और क्यू आएगा साथ में पहले, और क्यू, बीच में एंड एज इट इज, और इधर इधर आएगा नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू। ओके, नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू ऑलवेज ट्रू। ओके, सो ये बन रहा है नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड ट्रू। एंड ट्रू को हटा सकते हैं, सो फाइनली ये बन रहा है अपने पास, फाइनली ये बन रहा है नेगेशन ऑफ पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। बेड लक, ये हमेशा ट्रू नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने से हमें ये पता चला है कि ये नेगेशन ऑफ पी और क्यू है। यस गाइस, मतलब अभी ये क्या बन रहा है पूरा पता है, ये बन रहा है पी इम्प्लीकेशन क्यू, इम्प्लीकेशन ये पूरा अंदर वाला सिंप्लीफाई होकर बन रहा है नेगेशन ऑफ पी और क्यू। और आपको पता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये तो पी इम्प्लीकेशन क्यू ही हुआ ना। यस, तो ये बनेगा पी इम्प्लीकेशन क्यू, इम्प्लीकेशन अंदर वाला भी पी इम्प्लीकेशन क्यू है। ओके, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट इधर है ना वो का वो इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इम्प्लीकेशन है बीच में, इसकी वजह से ये पूरा स्टेटमेंट कभी फॉल्स होगा ही नहीं, बिकॉज जब भी ये ट्रू रहेगा तो ये भी ट्रू रहेगा, जब ये फॉल्स रहेगा तो ये भी फॉल्स रहेगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं कि ये ट्रू और ये फॉल्स, ये कॉम्बिनेशन कभी बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। ओके गाइज, आप समझे ना? इसको सिंप्लीफाई किया, ये रहा सिंप्लीफिकेशन। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें कुछ ऐसा मिला है, नेगेशन पी और क्यू। ओके, नेगेशन पी और क्यू, ये नेगेशन पी और क्यू, जिसका मतलब होता है पी इम्प्लीकेशन क्यू। यानी कि ये ट्रू तो ये भी ट्रू, ये फॉल्स तो ये भी फॉल्स, बीच में इम्प्लीकेशन है तो टी इम्प्लीकेशन टी ट्रू होता है, एफ इम्प्लीकेशन एफ भी ट्रू होता है। ये हमेशा ट्रू ही रहने वाला है, फॉल्स कभी बनेगा ही नहीं, बिकॉज फॉल्स एक ही कंडीशन में बनने वाला था, टी इम्प्लीकेशन एफ में, वो तो कभी पॉसिबल है नहीं। ओके, आपको समझ आया होगा। ये टी बनेगा तो ये एफ कैसे हो सकता है, दोनों तो सेम सेम है ना। सो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, टोटोलॉजी। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 20। पी स्टेटमेंट है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन स्क्वायर प्लस एन इज एन इवन नंबर। क्यू स्टेटमेंट है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन स्क्वायर माइनस एन इज एन ऑड नंबर। देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू आर रेस्पेक्टिवली। ओके, पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू की ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर वाला स्टेटमेंट तभी ट्रू रहता है जब सारी वैल्यू के लिए ये ट्रू रहेगा। ओके, सारी वैल्यू के लिए ट्रू रहेगा। यहाँ पे भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, तो ये अगर किसी एक भी वैल्यू के लिए फॉल्स हो गया ना तो ये स्टेटमेंट हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। अगर सारी वैल्यू के लिए ट्रू है तो ही ये ट्रू रहेगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर चेक करते हैं पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या आएगा। ओके, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन स्क्वायर प्लस एन इज एन इवन नंबर, एन स्क्वायर प्लस एन इवन, चेक कर लेते हैं एन स्क्वायर प्लस एन इवन है क्या। ओके, देखो एक तो प्रॉपर मेथड है जो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा कि एन यहाँ से कॉमन लिया हमने। एक मेथड ये हो सकता है कि आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे थोड़ी पुट करो 10 तक, और आपको आइडिया लग जाएगा कि सारी वैल्यू के लिए ये इवन रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट। और सिमिलरली एन स्क्वायर माइनस एन ऑड है कि नहीं है, वैसे ही n की वैल्यू पुट करो और वहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये ऑड है कि नहीं है। यस गाइस, और अगर कोई दूसरा मेथड डिस्कस करना आपको तो वो भी कर सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन, अगर n यहाँ से कॉमन लिया तो ये बनेगा n इंटू एन प्लस वन। ओके, ये इवन है कि नहीं है हमें चेक करना सारे नेचुरल नंबर के लिए कि एन स्क्वायर प्लस एन इवन है कि नहीं है।
अगर इवन है सारे नेचुरल नंबर के लिए तो स्टेटमेंट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यस गाइस। ओके, यहाँ से n कॉमन लिया तो ये बन रहा n इंटू एन प्लस वन। n क्या पुट करने वाले? नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ पे n नेचुरल नंबर पुट करने वाले। तो कोई भी नेचुरल नंबर जब आएगा ना और उसके जस्ट आगे वाला नेचुरल नंबर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये बन रहा n इंटू एन प्लस वन, किसी भी नेचुरल नंबर को उसके आगे वाले नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इवन आता है। आप चेक कर सकते हो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। कोई भी नेचुरल नंबर, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आएगा, 14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 to 5 15 210 आएगा। किसी को भी मल्टीप्लाई करो दो कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर को, वो इवन ही रहता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है सारे नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि पी स्टेटमेंट ट्रू है सारे नेचुरल नंबर के लिए। यस गाइस, समझ आया आपको? कोई भी नेचुरल नंबर को उसके आगे वाले नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा। यस, दिस इज ट्रू। अगर इससे नहीं समझ आ रहा आपको तो n की कुछ वैल्यू पुट करके देखो। n की वैल्यू 1 पुट की तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 इवन है। 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर प्लस 2 6 इवन है। 3 पुट किया तो 3 स्क्वायर प्लस 3 12 इवन है। कोई भी, मतलब ये 3 वैल्यू सफिशिएंट है मेरे लिए आई थिंक। तो ये हो गया ट्रू पी स्टेटमेंट। क्यू स्टेटमेंट के बारे में बात करें, ये भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, इसमें भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। एन स्क्वायर माइनस एन इज एन ऑड नंबर, तो एन स्क्वायर माइनस एन ऑड है कि नहीं है? एन की जगह 1 पुट करके देखो, एन की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 बन रहा है, ऑड नहीं है। तो पहले एग्जाम्पल में ये तो रॉन्ग हो गया। एन की जगह 3 पुट करके देखो, 9 माइनस 3 6 बन रहा है, ऑड नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी पुट करो हमेशा इवन आएगा। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। किसी एक के लिए भी अगर फॉल्स होना तो हमेशा फॉल्स रहता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर में, तो ये तो फॉल्स हो गया। अच्छा, इस मेथड से अगर करना चाहोगे ना तो एन स्क्वायर माइनस एन ऑड है कि नहीं चेक करना ना, तो एन इंटू एन माइनस वन, एन कॉमन लेने पे ऐसा बना, यानी कि एन इंटू एन माइनस वन। यस गाइज, अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट बन गया, दो कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन विच इज ऑलवेज इवन। ये एन माइनस वन है, ये एन है, दो कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर हुए, मल्टीप्लीकेशन करने पे हमेशा इवन आता है। इसका मतलब क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, तो पी एंड क्यू क्या हुआ? पी एंड क्यू होगा टी एंड एफ, ऑलवेज फॉल्स। अच्छा, पी और क्यू क्या होगा? पी और क्यू, पी और क्यू होगा ट्रू, बिकॉज दोनों में से कोई एक ट्रू होता है तो ट्रू हो जाता है ना। अच्छा, पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होगा? देखो, पी है टी, क्यू है फॉल्स, तो इम्प्लीकेशन करने पे ये फॉल्स बन रहा है। यस गाइस, करेक्ट आंसर है एफ टी एफ, एफ टी एफ, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 21, द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न पी और क्यू इम्प्लाइज नॉट आर इज। ओके, इस स्टेटमेंट पैटर्न का नेगेशन फाइंड करना। अच्छा, स्टेटमेंट पैटर्न क्या? पी और क्यू इम्प्लाइज नॉट आर। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में देख के लग रहा है इम्प्लीकेशन कहीं पे भी नहीं है, ये इम्प्लीकेशन हटा दो। तो पी और एज इट इज, इम्प्लीकेशन कैसे हटा दें? पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब होता है नॉट पी और क्यू, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन और सेकंड एज इट इज बीच में और, फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन बीच में और, सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज। ओके, ये स्टेटमेंट है ये वाला और इसकी इक्विवेलेंट ये। अब इसका नेगेशन फाइंड करना है। यस गाइस, इसका नेगेशन फाइंड करना है। नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट मीन्स नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब ये जब नेगेशन अंदर जाएगा तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ पी, और का हो गया एंड, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इज क्यू, और का हो गया एंड, नेगेशन ऑफ नेगेशन आर इज आर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए दिख रहा मुझे। अच्छा, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, ब्रैकेट कहीं पे भी लगा सकते हो, इधर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं या इधर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, या नहीं लगाया तो भी चलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज। ओके, स्टेटमेंट क्या है?
द पेमेंट विल बी मेड इफ एंड ऑनली इफ, यस गाइज, इफ एंड ऑनली इफ मतलब बाई इम्प्लीकेशन। ओके, तो इफ एंड ऑनली इफ के जस्ट पहले जो स्टेटमेंट रहेगा उसको हम पी कंसिडर करेंगे, और इफ एंड ऑनली इफ के बाद में जो स्टेटमेंट है वो क्यू रहेगा। एंड इफ एंड ऑनली इफ का मीनिंग होगा बाई इम्प्लीकेशन, यानी कि पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके ओके, तो इसका नेगेशन फाइंड करना है। यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते पर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मतलब ये। अच्छा, P बाई इम्प्लीकेशन Q होता क्या है? पहले देखो, अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें बाई इम्प्लीकेशन Q के दो एक्सप्लेनेशन देखे, दो इक्विवेलेंट फॉर्म देखे थे हमने। कौन कौन से थे? P बाई इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q, या तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स। ओके, एक तो ये था, और एक ये था नॉट P और Q एंड P और नॉट Q। ये था P बाई इम्प्लीकेशन Q। अब हमें इसका नेगेशन करना है। इसका नेगेशन करना मतलब इसका नेगेशन करना या फिर इसका नेगेशन करना। अब दोनों फॉर्म यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसके नेगेशन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन मिलेगा या फिर इसके नेगेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन मिलेगा, इसलिए दोनों का करना बेटर रहता है साथ में, ताकि एक साथ ऑप्शन चेक कर सकें। सो नेगेशन ऑफ P बाई इम्प्लीकेशन Q का मीनिंग होगा नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। यस गाइज, नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख रहा हूँ। नेगेशन इस तरह के स्टेटमेंट का कैसे करते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि आप जो नेगेशन डाल रहे हो ना वो सारे स्टेटमेंट पे चला जाएगा, सारे स्टेटमेंट पे, और जिस जहाँ पे भी एंड है वो और हो जाएगा, जहाँ पे और है वो एंड हो जाएगा, राइट ना। तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, और का हो गया एंड। ओके, और का हो गया एंड। नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज P, ये एंड है तो बन जाएगा और। नेगेशन ऑफ नेगेशन Q इज Q। सिमिलरली इधर हो जाएगा P एंड नॉट Q, यस, P एंड नॉट Q और नॉट P एंड Q। ओके, आराम से देख सकते हो सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने। एंड को और बनाया, एंड को और बनाया, और को एंड बनाया, फिर और को एंड को और को एंड। यस, ये सिंबल तो ठीक है, कनेक्टिव सही रिप्लेस किया हमने। और बाकी स्टेटमेंट भी देख सकते हो, यहाँ पे नेगेशन, यहाँ पे नेगेशन, यहाँ पे नेगेशन हटा दिया, नेगेशन हटा दिया, नेगेशन हटा दिया, इधर नेगेशन लगाया और इधर से नेगेशन हटा दिया। यस, करेक्ट है। ओके, तो इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा? नॉट P और नॉट Q। अच्छा, एक चीज़, एक ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं हम लोग कि एक में एंड है और दूसरे में और है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि किसके अकॉर्डिंग मैच करना। फर्स्ट ऑप्शन में द पेमेंट इज मेड एंड द वर्क इज नॉट फिनिश्ड येट। अरे ये तो पता नहीं क्या ही है। ऑप्शन ए तो देखते ही रॉन्ग। ये ऑप्शन बी है अपना, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है इधर द वर्क इज फिनिश। अच्छा, जैसे इधर आया ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि बीच में और का साइन इसमें ही है। क्योंकि दो स्टेटमेंट जब और से कनेक्ट होते हैं तो इधर और जैसा कुछ ले सकते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। इधर आ रहा मतलब इससे मैच करना है। ओके, क्या लिखा? इधर द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम। ओके, इधर द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम। एक काम करते हैं, ऑप्शन बी को ना पी क्यू के फॉर्म में बनाते हैं एक बार, फिर मैच करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा ना। इधर द मैच वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम। ओके, वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम को क्यों लिया है? ठीक है, एंड द पेमेंट इज नॉट मेड। पेमेंट इज मेड को क्यों लिया? तो पेमेंट इज नॉट मेड को नॉट पी लेंगे और बीच में एंड है। यस गाइज, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम, दिस इज क्यू, एंड, यस, बीच में एंड। पेमेंट इज नॉट मेड, पेमेंट इज नॉट मेड मीन्स नॉट क्यू। ओके, बीच में लगा हुआ है और। अब ये और यहाँ पे लेना। अब आपको कैसे पता कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाना कि नहीं लगाना? ये इधर है ना, इधर के बाद और इधर और के बीच में जो स्टेटमेंट है ना वो पूरा एक ब्रैकेट में आएगा, और के बाद में जो स्टेटमेंट है वो पूरा ब्रैकेट में आएगा। देखो, इंग्लिश ग्रामर है थोड़ा सा यहाँ पे। और के बाद में क्या? द पेमेंट इज मेड। ओके, पेमेंट इज मेड को हम बोलेंगे P, एंड, बीच में एंड भी है।
द वर्क इज नॉट फिनिश्ड इन टाइम, द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम को क्यों लिया, तो नॉट फिनिश्ड इन टाइम को नॉट क्यों लेंगे। अब देखो ऑप्शन मैच करो, क्या ये ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पे क्यू एंड नॉट पी, यस क्यू एंड नॉट पी, और पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, बीच में और, यस गाइस मैच हो गया ऑप्शन, ऑप्शन भी करेक्ट है। देखो आप आराम से, ये और ये करेक्ट है, दोनों ये और ये दोनों सेम है। स्टेटमेंट को इधर उधर कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और है ना बीच में कम्यूटेटिव होता है ना डिस्टिंक्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ गया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, if statement 1 is, if a quadrilateral abcd is square then all of its sides are equal। ओके, if then का स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इक्वल देन एबीसीडी इज ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी इफ देन है, हाँ मतलब यहाँ पे इफ लगा हुआ है, दिख नहीं रहा अपने को, मतलब लॉजिकली बोल सकते हैं यहाँ पे इफ है, क्योंकि देन लिखा हुआ है ना, तो इफ है ना इधर, ठीक है। ऑप्शन क्या है, क्या पूछ रहे हैं हमें, क्या मांग रहे हैं यहाँ से। स्टेटमेंट 2 इज नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इज कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ 1, कन्वर्ज इनवर्स। अच्छा, कन्वर्ज इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव या नेगेशन क्या है ये सब बोला है, ठीक है। देखो ये इफ के बाद में जो स्टेटमेंट है ना उसको मैं पी कंसिडर कर लेता हूँ, इफ के बाद में जो स्टेटमेंट है ये अपना पी है, देन के बाद में जो स्टेटमेंट है वो क्यों है, स्टेटमेंट 1 में, राइट, यानी कि फर्स्ट वाला बना है पी इम्प्लीकेशन क्यू। अच्छा, अगर हम नोटिस करें ऑल ऑफ इट साइड्स आर इक्वल, ऑल ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इक्वल, ये क्यों हो गया, मतलब क्यों एज इट इज क्यों दिख रहा है ये। हाँ, थोड़ा इंग्लिश ग्रामर की वजह से यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लिखा हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ता है, लॉजिकली समझ सकते हैं ना कि क्यों है ये। और एबीसीडी इज ए स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए स्क्वायर, ये एज इट इज पी का पी है, आपको दिख रहा है ये पी है, मतलब ये बन रहा है क्यू इम्प्लाइज पी। यस गाइस, ये बन रहा है क्यू इम्प्लाइज पी। स्टेटमेंट 1 इज कन्वर्ज ऑफ स्टेटमेंट 2, या स्टेटमेंट 2 इज कन्वर्ज ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन भी करेक्ट है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या था इसमें, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू है, सेकंड वाला क्यू इम्प्लाइज पी है, यानी कि एक दूसरे के कन्वर्ज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, if p and q each have truth value f, okay, p and q दोनों की truth value f है, then the truth values of this and this respectively are, इनकी truth value क्या है। देखो फर्स्ट पहले इसकी चेक करते हैं, p एंड q दोनों फॉल्स हैं। अच्छा ध्यान से देखना, p एंड q दोनों फॉल्स हैं, तो जहाँ पे भी नॉट लगा हुआ है वो ट्रू हो जाएगा, राइट ना, बिकॉज नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। सो नॉट p हो गया t, यस गाइस नॉट p t, बीच में और एज इट इज क्यू एफ, ये तो क्वेश्चन में दिया क्यू एफ है। अच्छा, बाई इम्प्लीकेशन की जगह बाई इम्प्लीकेशन, ओके, नेगेशन एज इट इज रखते हैं, ये नेगेशन मैंने बाहर रखा है, पी एंड क्यू की जगह एफ एफ, तो ये बनेगा एफ एंड एफ, एफ एंड एफ। अच्छा, तो ये क्या बन रहा है, टी और एफ, टी और एफ इज टी, बाई इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ एफ एंड एफ इज एफ, नेगेशन ऑफ एफ इज टी, सो ये बन रहा है टी बाई इम्प्लीकेशन टी, फाइनली टी बाई इम्प्लीकेशन टी इज टी, यानी कि ये ट्रू आएगा, बी सी एलिमिनेट हो गया। अच्छा ये बात है, ठीक है। सेकेंड, ओके, नॉट पी का मतलब ट्रू, बिकॉज पी फॉल्स है, बाई इम्प्लीकेशन पी की जगह फॉल्स, इम्प्लीकेशन क्यू की जगह फॉल्स बट नॉट क्यू की जगह ट्रू। यस गाइस, टी बाई इम्प्लीकेशन एफ इम्प्लीकेशन टी इज टी, ओके, एफ इम्प्लीकेशन टी इज टी,
एंड टी बाई इम्प्लीकेशन टी इज टी। सो दोनों टी टी आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं, यहाँ पे बस ट्रूथ टेबल का यूज़ हुआ और कुछ नहीं। और अगर आपको चाहिए तो एक बार ट्रूथ टेबल बना के बता देता हूँ। पी क्यू किस किस की ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पे, एंड और इम्प्लीकेशन एंड बाई इम्प्लीकेशन, मतलब सबकी। ये होगा टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, इधर पी और क्यू, इधर पी एंड क्यू, इधर पी इम्प्लीकेशन क्यू, और यहाँ पे पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू। ओके, इसका टेबल होगा टी 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 एफ, यहाँ पे होगा टी एफ एफ एफ, इधर टी एफ टी टी, और यहाँ पे होगा टी एफ एफ टी। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए रेफर करना है तो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, P statement is 25 is an odd prime number। 25 odd prime number है क्या? ओके ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले पूरा। P Q R तीन स्टेटमेंट गिवन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न ट्रू है? यस गाइज, इसके लिए हमें P Q R की ट्रूथ वैल्यू पता होनी चाहिए, तब अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। ओके, 25 इज ऑड प्राइम नंबर, नहीं ना, ऑड तो है बट प्राइम नंबर नहीं, फॉल्स। 14 इज ए कंपोजिट नंबर, यस ट्रू। कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नहीं है। ओके, जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो कंपोजिट हुआ। 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यस ये भी ट्रू है। ऑप्शन ए को चेक करना हमें कि क्या ये ट्रू है कि नहीं। देखो ये लिखो आप P और Q एंड नॉट R, P फॉल्स Q ट्रू, R ट्रू बट नॉट R फॉल्स, F और T is T and F, T and F is false। ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन ए फॉल्स आ गया। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो P एंड Q एंड R, P की जगह F, Q की जगह T, R की जगह T। अच्छा, ये एंड है ना, इधर भी एंड है इधर भी एंड है, तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, और ब्रैकेट का मतलब नहीं है, इसका मतलब एंड है तो सारे टी होने चाहिए, बट यहाँ पे एफ है, इसके लिए ये पूरा फॉल्स हो गया। देखो ना रे, यहाँ पे एफ है ना, सारे कॉम्बिनेशन अगर टी 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 होते हैं ना तो ही एंड के केस में वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सी ऑप्शन चेक करें, नॉट पी और क्यू एंड आर। अच्छा, पी है फॉल्स तो नॉट पी हो गया ट्रू, और अच्छा जैसे यहाँ पे टी और दिख रहा है ना, तो बाकी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे टी और आया तो ये टी हो ही जाएगा। और के केस में अगर एक साइड का ट्रू होता है तो ट्रू हो जाता है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। यस गाइस, करेक्ट ना, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, for three simple statements P, Q and R, P implies Q or R is logically equivalent to which option? ओके, अगर P, Q, R तीन स्टेटमेंट है तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हमें फाइंड करना है, ये किसके इक्विवेलेंट है। एक तरीका तो है ट्रूथ टेबल बना के, नहीं ना, पर वो बहुत ख़राब तरीका है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें ऑप्शंस को तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा इसका। देखो इम्प्लीकेशन सब जगह, इम्प्लीकेशन सब जगह मतलब इम्प्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो इम्प्लीकेशन अगर डिस्ट्रीब्यूट करें हम तो ये बनेगा P इम्प्लीकेशन Q। देखो ये क्वेश्चन गिवन है ना, तो ये जो P इम्प्लीकेशन है वो पहले Q के साथ जाएगा, फिर R के साथ जाएगा, बीच में और एज इट इज, ये बनेगा P और Q, P सॉरी क्या बोल रहा हूँ, P इम्प्लीकेशन Q के साथ जाएगा और R के साथ जाएगा, बीच में और एज इट इज,
P इम्प्लीकेशन जब Q के साथ गया तो ऐसा बना, और P इम्प्लीकेशन जब R के साथ गया तो ऐसा बना, और बीच में जो और है वो एज इट इज है। क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी करेक्ट। बस इतना सा। P इम्प्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कौन सा हमेशा फॉल्स रहेगा? ओके, तो स्टेटमेंट 4 मतलब ए ऑप्शन अगर चेक करें हम, एक मिनट, ऐसे कैसे उल्टा कैसे दिया? S1 S2 S3 S4, ठीक है जाने दो, जैसा भी अपने को क्या है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स, इसके लिए सबसे पहले एंड वाले को उठाना होता है। एंड वाले को क्यों उठाना है? क्योंकि इसके लिए ना दोनों साइड ट्रू ट्रू अगर रहेगा तो वो हमेशा ट्रू रहेगा। अगर एक साइड भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा वो। ओके, क्योंकि इन बाकी सब में टी होने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि और है ना, तो एक साइड का भी अगर ट्रू हो गया तो टी हो जाता है। लेकिन एंड के केस में क्या रहता है? दोनों ट्रू है तभी वो ट्रू रहता है, अदरवाइज हर केस में फॉल्स रहता है, और हमें कॉन्ट्राडिक्शन ही फाइंड करना है ना। इसलिए एंड के केस में ज़्यादा चांस है ऑप्शन करेक्ट होने का, राइट। ओके, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बनता है नॉट पी नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू। देखो ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है। ओके, हमें ये चीज़ पता है ना कि अगर एंड एंड है तो सब जगह टी 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 होना चाहिए, तो ही वो ट्रू रहेगा, बाकी सब केस में फॉल्स रहेगा। यस गाइस, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो इसको भी हर हाल में टी होना पड़ेगा, इसको भी टी होना पड़ेगा, इसको भी टी होना पड़ेगा, तब वो टी रहेगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा, हमेशा फॉल्स होगा। ओके, अगर कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे नॉट क्यू है, तो जब ये टी रहेगा ना तो ये फॉल्स हो जाएगा, और जब ये फॉल्स रहेगा तो ये टी हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में से कम एक फॉल्स है, और अगर एक भी फॉल्स होता है एंड के केस में तो वो हमेशा फॉल्स रहता है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। बस ये बात है, छोटी सी बात है। डायरेक्ट डी ऑप्शन उठाया हमने क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ था। अगर किसी और ऑप्शन में एंड होता तो पहले वहाँ पे चेक करते। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, एंड है, यहाँ पे क्यू है, इधर नॉट क्यू है, तो जब ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। जबकि हमें पता है एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स हो गया तो हमेशा फॉल्स रहेगा वो, और हमेशा एक ना एक तो फॉल्स रहने ही वाला है ना इस केस में, इसलिए ये हमेशा पूरा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट है। यस स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन अपना, negation of this statement is, ओके, एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट गिवन है, इसका नेगेशन फाइंड करना। इफ ये स्टेटमेंट देन ये स्टेटमेंट, इसका नेगेशन फाइंड करना। सॉरी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट नहीं है, ये इम्प्लीकेशन है। ओके, इम्प्लीकेशन का कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्वांटिफाइड तो अंदर पी एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। ठीक है, जाने दो, सब कुछ भूल जाओ जो अभी 28 के बारे में बताया, वापस से सॉल्व कर रहा हूँ इसको स्टार्टिंग से, वापस से बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ इफ़ स्टेटमेंट देन स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट देन स्टेटमेंट मीन्स अगर इसको हम पी कंसिडर करें, इसको क्यू कंसिडर करें, तो ये बन रहा है पी इम्प्लीकेशन क्यू। यस गाइस, पी इम्प्लीकेशन क्यू। ये जो स्टेटमेंट गिवन है अपने को, ये है पी इम्प्लीकेशन क्यू। हमें इसका नेगेशन फाइंड करना। अब हमें पता है पी इम्प्लीकेशन क्यू का नेगेशन क्या होता है, कई बार यूज़ किया इसको। पी एज इट इज, बीच में एंड, और सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन, पी एंड नॉट क्यू। ये एज इट इज, इसकी जगह एंड, सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन। ओके, तो क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, यानी कि ये एज इट इज मतलब फॉर ऑल एक्स,
ओके अपनी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स x is a complex number, okay, complex number and okay बीच में एंड है एंड q का नगेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, तो q का नगेशन होगा यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो का नगेशन होगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी और डी तो पहले ही रहोगे, ए एंड सी में चेक करो, इसमें ये मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। चेक कर लो एक बार पूरा, फॉर ऑल एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर ऑल एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यस गाइस, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके और ये आंसर्स भी है जो अभी हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है फिर सेशन क्लोज कर रहा हूँ।